नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। कौन थी इशरत जहां? सवाल एक, जवाब अनेक। परिवार वालों के लिए 19 साल की सीधी साधी कॉलेज छात्रा तो गुजरात पुलिस और केंद्रीय खुफिया विभाग के लिए लश्कर की आतंकी। केंद्र में यूपीए सरकार की अगुवाई करने वाली कांग्रेस के लिए मोदी पर हमला बोलने के लिए बड़ा ट्रम्प कार्ड तो जेडीयू के लिए बिहार की बेटी। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि हेडली ने जिसे आतंकी कहा है वो विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए आखिर क्या है। हेडली ने अमेरिका से वीडियो लिंक के जरिए गवाही देते हुए मुंबई के मुंब्रा की 19 साल की इशरत के बारे में खुलासा किया है कि इशरत लश्कर तैयबा के लिए काम करती थी। वो लश्कर की महिला विंग के लिए आत्मघाती हमलावर के तौर पर काम किया करती थी। साल 2004 में गुजरात में हुआ मुठभेड़ कांड और उसमें मारी गई इशरत जहां लश्कर तैयबा की एक आत्मघाती हमलावर थी। जब सरकारी वकील उज्जवल निकम ने हेडली से उस असफल अभियान के बारे में जिरह की तो हेडली ने इशरत का नाम लिया। हेडली ने अदालत को बताया कि लखवी ने उससे लश्कर के एक आतंकवादी मुजम्मिल भट्ट के भारत में उस असफल अभियान का जिक्र किया था। जब सरकारी वकील उज्जवल निकम ने हेडली से उस असफल अभियान के बारे में जिरह की तो हेडली ने इशरत का नाम लिया। हेडली ने अदालत को बताया कि लखवी ने उससे लश्कर के एक अन्य आतंकवादी मुजम्मिल भट्ट के अगुवाई में हुए भारत के उस असफल अभियान का जिक्र किया था, जिसमें आतंकवादी संगठन की एक महिला सदस्य मारी गई थी। कोर्ट में सरकारी वकील उज्जवल निकम ने हेडली से सवाल पूछा कि किसी सुसाइड बॉम्बर का नाम याद है, तो हेडली ने कहा कि एक लश्कर की आतंकी थी लेकिन उसे नाम याद नहीं है। लेकिन भारत में एक पुलिस शूटआउट में वो मारी गई थी। लेकिन जब निकम ने 3 नाम कहा और पूछा कि इन नामों में से किसी एक नाम को पहचानो, वो नाम थे नूर जहां, इशरत जहां, मुमताज जहां, और तब हेडली ने इशरत जहां का नाम लिया। 15 जून 2014 को कॉलेज की छात्रा इशरत जहां और उसके 3 दोस्त जावेद शेख, जीशान जौहर और अमजद अली राणा को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कोटारपुर के पास सड़क पर गोली मार दी गई थी। इस मुठभेड़ में गुजरात के डीआईजी डीजी बंजारा ने पुलिस के एक दल की अगुवाई की थी। डीजी बंजारा को बाद में सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ में अपनी कथित हिस्सेदारी के लिए जेल जाना पड़ा था और तब पुलिस ने दावा किया था कि इशरत जहां और उसके सहयोगी लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और वे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। सन 2009 में इस बात का खुलासा हुआ कि वे गोलीबारी फर्जी थी। हेडली ने यह भी कहा कि 26/11 हमले में पाकिस्तान ने नकली करेंसी को भी खूब इस्तेमाल किया था। 26/11 हमले में पाकिस्तान आईएसआई ने उसे एक बार 25,000 अमेरिकी डॉलर, एक बार 1,500 रुपए, एक बार 2,000 रुपए और एक बार 80,000 रुपए भिजवाए और कई बार नकली भारतीय करेंसी भी भिजवाई। हेडली ने खुलासा किया कि ये पैसे उसे पाकिस्तानी आईएसआई अधिकारी मेजर इकबाल ने भेजे थे। 2006 में हेडली ने मुंबई में बिजनेस करने के लिए आरबीआई में अर्जी डाली थी, लेकिन आरबीआई ने अर्जी खारिज कर दी थी और तब तहव्वुर राणा भी उसके साथ था। हमले से ठीक पहले हेडली ने राणा को कहा कि वो वापस यूएस चला जाए, क्योंकि हेडली नहीं चाहता था कि राणा किसी दिक्कत में फंसे। हेडली ने यह भी बताया कि उसने 2007 में मुंबई में आवर्जन दफ्तर खोला था और उसमें एक लड़की जिसका नाम महरूफ बरूचा था उसको अपना सेक्रेटरी बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
चलिए तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि हेडली का जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद वो लोग क्या कहेंगे जो इसे शहीद करार दे रहे थे, वो इसे बेटी का दर्जा दे रहे थे। उन लोगों के पास क्या कोई जवाब है? क्या उन लोगों के पास कोई जवाब है जिन्होंने इसे फर्जी भी करार दिया था? इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता अनुज आत्रे साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ए के दुबे साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले ए के दुबे साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कानूनी पहलू क्या है, पहली प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, उसके बाद अनुज आत्रे साहब आपसे जवाब लूंगा कि आखिर क्या अब भी आप उस स्टैंड पर बने हुए हैं जिस शहादत के स्टैंड पर दिग्विजय सिंह ने शुरुआत की थी। सबसे पहले के दुबे साहब, हेडली के बयान के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि नुसरत जहां एक आतंकवादी थी और वो लश्कर तैयबा के लिए काम करती थी, और उसके बेसिस पर जो लोग भी जेल में हैं उसको एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर बता करके वो लोग या तो उसकी क्वैशिंग के लिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर्ड है जिसका ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो या उसकी क्वैशिंग के लिए चले जा सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस को वापस ले सकती है। जी, तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि कानूनी पहलू आपके सामने है। अब अनुज आत्रे साहब, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने बीजेपी को तब कटघरे में खड़ा किया, तब गुजरात के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, क्या आज आप उस स्टैंड पर बने हुए हैं? क्या अब भी आप दिग्विजय सिंह के उस बयान को मानते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शहीद थी, कांग्रेस ने कहा था कि वो शहीद थी? देखिए, सबसे पहले देखने वाली बात है कि ये जो बयान निकल करके आया है किस शख्स के माध्यम से निकल के आया है, क्या हम उसकी रिलायबिलिटी पर विश्वास कर सकते हैं? किस मंशा से वो आज बोल रहा है, अमेरिका में बैठ करके किसके दबाव में वो बयान दे रहा है? आज हम उस आदमी के ऊपर कितना उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं? बिना तथ्यों के बोल रहा है, क्या कोई उसने ऐसा कोई सबूत पेश किया? आज मैं किसी के ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगा करके बोल दूं कि मुझे मालूम है वो उसमें गतिविधियों में शामिल रही थी, अच्छा, क्या कोई तथ्य इस प्रकार के आए सामने? इतने सालों से आज तक कुछ नहीं आए। आप खुद ही देखिए जिस प्रकार से ये इनकाउंटर केस हुआ, हाँ। और कौन उसमें अधिकारी संलिप्त थे। बंजारा साहब के ऊपर इसका दोष आया था, ठीक है, और उनको गिरफ्तार करने में किस लोगों की भूमिका रही थी? अनुज आत्रे साहब, विश्वसनीयता की आपने बात कही, आप कह रहे हैं कि ठीक है, हेडली को लेकर हेडली ने खुलासे किए होंगे, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर क्या विश्वास करें? आपको सीबीआई पर विश्वास नहीं था, आईबी पर आपको विश्वास नहीं था, एनआईए की ओर से, आईबी और एनआईए पे आईबी की ओर से ये कहा गया था, आईबी की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि नरेंद्र मोदी को जान का खतरा है और इन पर हमला किया जा सकता है। इशरत जहां जो है आतंकवादी मुंबई से अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ था। विश्वास किस पर करेंगे आप? ना आईबी पर विश्वास करें, ना फिर अब हेडली ने जो खुलासा किया उस पर विश्वास करें। दिग्विजय सिंह से आज जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो पत्रकारों से वो क्या गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि एनकाउंटर किसी का भी हो वो गलत होता है। अरे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अनुज आत्रे साहब, स्टैंड क्या है? मीम अफजल साहब ने जो कहा उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि कोई भी एनकाउंटर हो गलत है, क्या किसी आतंकी का एनकाउंटर गलत हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड आपको हम बाद में बताएंगे। हाँ, दुबे जी बैठे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का ही ये कहना है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर 100 अपराधी छोड़े जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एक बेगुनाह को उसके साथ जाति नहीं होनी चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए। जब तक ये साबित ना हो जाए कि हम जिसका एनकाउंटर करने जा रहे हैं वो फुल प्रूफ एक टेररिस्ट है, क्या कितने ऐसे जो है फेक एनकाउंटर्स नहीं हुए? कितने मामले ऐसे सामने नहीं आए? गुजरात में जो आए हैं, ये बताऊंगा, ये टेंटेड अधिकारियों ने जिन लोगों ने किया है, ये किस प्रकार से किन किन गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तत्कालीन गुजरात की मोदी जी की सरकार ने ही इनके ऊपर केस चढ़ा करके इनको गिरफ्तार किया गया था। और आप आज कह रहे हैं कि हेडली की बातों पर जो है सिर्फ उसके एक बयान देने के ऊपर जो है इसे सारा मामला ही बदल जाएगा। कोई सबूत तो पेश करे। हेडली ने तमाम बातें कही है, पाकिस्तान को लेकर बातें कही है, उसने तमाम जुर्म जो है कबूल किए हैं, जिसको लेकर जो हमारी न्यायालय है उस पर विश्वास करिए, न्यायालय उस पर विश्वास कर रही है। इसका मतलब विश्वसनीयता पर आप अब शक नहीं कर सकते क्योंकि न्यायालय में गवाही चल रही है। आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का जो स्टैंड है वो बाद में बताऊंगा, इंतजार करूंगा आप कब बताते हैं उसका स्टैंड। लेकिन जेडीयू की ओर से अफजल अब्बास साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास साहब, आपके नेता अली अनवर ये कहते हैं कि वो बेटी थी, बिहार की बेटी थी, आज भी मानते हैं आप बेटी है? भैया देखिए, रिश्ता तो खत्म नहीं किया था ना। अच्छा, और बिहार की बेटी है तो बिहार की बेटी रहेगी, थी और है, रहेगी। स्टेट कार्ड कहाँ है? रहा सवाल आपके जो बयानात के जो बयान जो आ रहे हैं जी, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, हो सके मेरी आवाज कट भी जाए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा ये कहना ये है। अफजल अब्बास साहब रुक जाइए, उसके बाद बात कीजिए, नहीं तो आप ड्राइव करते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो फिर जुर्माना ना हो जाए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं रोक के बात करता हूँ, ठीक है? जी। तो बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा बेटी का रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से बेटी को आपने डिफाइन किया था, जिस तरह से कहा गया कि बिहार की बेटी है इशरत जहां, एक आतंकी थी, आतंकी को आप ये कह रहे हैं कि वो बिहार की बेटी थी, तो जेडीयू का स्टैंड क्या है ये क्लियर कीजिए ना। कांग्रेस कह रही है हम बाद में स्टैंड बताएंगे, आप कह रहे हैं कि बेटी है उस रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा, आतंकी से तो रिश्ता खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, आतंक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है और रिश्ता जो है धरती से जुड़ा हुआ है, ब्लड से जुड़ा, तो उसको आप कैसे, इसको आप बाइफरकेट करके बात कीजिए ना। आप बेटी थी और वो बिहार की लड़की थी, आतंकवादी बन जाए या उसको आज कहा जाए आतंकवादी थी या थी या नहीं थी, जो अलग बात है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप मानते नहीं, आज भी आप ये नहीं मान रहे हैं कि वो आतंकी है। मैं देखिए, सवाल एक बार उठता ये है कि आज हेडली के बयान जो है, हाँ। हेडली अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं या फिर इससे भी, क्योंकि मैं पूरी तरह हेडली बच चुका है, हेडली बच चुका है। अफजल अब्बास साहब, अब बचने की जरूरत नहीं है, हेडली बच चुका है, उसे माफी। हेडली किसको बचाएंगे, किसके इशारे पे काम करे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब रहा सवाल इसके कि जेडीयू के प्रवक्ता ने, पार्टी का पदाधिकारी हूँ, जेडीयू की तरफ से आधिकारिक बयान क्या है मैं नहीं जानता हूँ, और क्योंकि मैं शुरू से दिन भर में बाहर था। क्या ये अगर ये काउंटर हुआ था तो उसके पहले भी तो प्रूफ होना चाहिए था ना कि किस बिना पे काउंटर किया गया था। तो आज ये बयान आ रहा है कि नहीं, आज भी आप ये मान रहे हैं कि अली अनवर ने जब कहा था कि वो बिहार की बेटी हैं, आज भी ये आप कह रहे हैं कि वो बिहार की बेटी हैं और रहेगी, चाहे वो आतंकी क्यों ना हो। आतंकवादी बन जाऊँ और बिहार का रहने वाला हूँ तो क्या मैं बिहार का नहीं रहूंगा? तब ये कोई बात तो नहीं है। वो बिहार की रहने वाली थी, अगर आप कह रहे हैं तो बिहार की। चलिए ठीक है, बिहार की रहने वाली थी, चाहे आतंकी हो, कुछ भी हो, बेटी बेटा वो बने रहेंगे, चाहे आतंकी हो, चाहे वो देश तोड़ दें, किसी पर हमला कर दे, वो बने रहेंगे, स्टैंड बना रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, उसके बाद आगे भी चर्चा जारी है कि हेडली के खुलासे पर अब कांग्रेस और जेडीयू क्या कहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इशरत जहां आतंकी थी ये हेडली ने कहा है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। कोई कह रहा है कि विश्वसनीयता का मामला है, विश्वास कैसे कर लें साहब। हेडली जो कह रहा है वो ठीक है या नहीं, इसको लेकर अनुज यात्री साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं। ए के दुबे साहब, आपको क्या लगता है हेडली को लेकर जो ये बात सामने आ रही है, अब जो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं अपना दामन जरूर दूर कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रायल पर कई लोग पिसते रहे इस पूरे मामले को लेकर, क्या आपको लगता है उन लोगों से एपोलॉजी करने की जरूरत है इन राजनीतिक पार्टियों को? मैं बताऊं कि चूंकि ये मामला देश की इंटीग्रिटी से, देश से जुड़ा हुआ है, इशरत जहां जिन परिस्थितियों में पाई गई वो पहली परिस्थितियां वहां पर संदेहास्पद थी। 4 आतंकवादियों के साथ पाई गई। 4 आतंकवादियों के साथ आप क्या कर रही थी, आप कैसे कर रही थी? आपका कहना कि आपको वहां से उठा लिया गया, किडनैप, आप ही को क्यों किडनैप किया गया? और फिर आप उन 4 इनोसेंट लोगों के साथ नहीं थी, उन 4 डिक्लेयर्ड लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ थी। दूसरी बात जो वहां पर निकल के सामने आती है कि हेडली को 35 साल की सजा हो चुकी है, और जैसा कि अभी जो जदयू के नेताजी हैं, नेताजी ने कहा कि साहब किस दबाव में कह रहे हैं, अमेरिका की जेल में वो बंद है। अमेरिका की जेल पे इंडियन टेरिटरी का अभी कोई दबाव नहीं है, इंडियन पॉलिटिशियन का दबाव नहीं है। और हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कसाब को भी फेयर ट्रायल मिला था। आखिरी मौके तक कसाब को, आखिरी जब सुप्रीम कोर्ट से उसकी फाइनली रिजेक्ट हुई थी पिटीशन, उसके बाद अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई। ये लोग ऐसे कैसे, याकूब मेमन की रात में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट जब न्यायालय है, न्यायालय ने किसी को डिक्लेयर कर दिया कि वो आतंकवादी है, तो उसके भी सपोर्ट में यहां इंडिया में प्रोसेशन होता है, उसके सपोर्ट में इंडिया तो में फिर दबाव किसी चीज का दबाव नहीं है। अफजल अब्बास साहब सुन रहे हैं, उन लोगों को, जदयू के लोगों को, उन लोगों ने एम्बुलेंस निकाला, उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि ये ऐसा देश है, ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री है कि इस कंट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बातें करके। जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, जब
कोर्ट में उसका बयान रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोर्ट में बयान को आप कैसे ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर सकते हैं? न्यायालय में उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और उज्जवल निगम जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बयान ले रहे हैं, तो ये कहना कि नहीं उसकी बयान संदेहास्पद है। मैं मानता हूं कि अगर इंडिया में होता तो एक बार आप कह सकते इंडिया में नहीं है, वहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है, अफजल अब्बास साहब आप जवाब दीजिए, इस पर आप जवाब दीजिए कि आपने तो एम्बुलेंस तक चला दी थी। ए.के. दुबे साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ बैठे हैं, उनका कहना है कि आपने एम्बुलेंस तक चला दी थी। आप विश्वसनीयता पर सवाल क्या खड़ा कर रहे हैं? आप ये बताइए कि आखिर एक आतंकी को लेकर जब संदेहास्पद स्थिति में वो पाई गई थी तो उसको लेकर आपने बेटी तो कहा, आप कहते हैं कि रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, लेकिन एम्बुलेंस क्या चलाना? अफजल अब्बास साहब क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अफजल अब्बास साहब शायद हमारे साथ संपर्क उनका टूट गया है। अनुज आत्रे साहब यहां पर मौजूद हैं, ये साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं बिहार में, और इसीलिए पक्ष साथ साथ जरूर रख सकते हैं। अनुज आत्रे साहब जवाब दीजिए, कांग्रेस का पक्ष जरूर बताइए आप, क्योंकि आप जब सामने आ रहे हैं, जब दिग्विजय सिंह के बयान सामने आए थे, वो तमाम बातों को लेकर अब कांग्रेस कटघरे में है। तब आपने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया था, आज आपकी भूमिका कटघरे में है। नहीं, देखिए, पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियरिफाई कर दूं जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो उस समय कहा वो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल वर्जन नहीं आया था। एक बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है? वो उनकी अपनी निजी राय थी, वो किस फ्रंट पे बोले क्या नहीं बोले, और जहां तक उन्होंने क्या किसी ने खंडन नहीं किया, उनकी खंडन राय का। करना या समर्थन नहीं किया। करना, इसका मतलब कांग्रेस के महासचिव हैं, वो कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि निजी राय थी। नहीं, निजी खंडन राय या तो थी या करते नहीं थी, आप। पर पार्टी फोरम से वो ऐसी बात नहीं निकल के आई। नंबर 2, हाँ। और आज भी हम उस बात को कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट उसको ना साबित कर दे, 2004 से लेकर के आज 2016 आ गया, 12 साल में आज तक गुजरात की जो है पुलिस उसको जो है टेररिस्ट नहीं साबित कर पाई है। आपको एक चीज मैं बता दूं, 2009 में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का जजमेंट आया था। दुबे जी शायद जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने वक्तव्य में बोला, अपने जजमेंट में बोला कि एनकाउंटर वाज स्टेज्ड, जिसको हाई कोर्ट ने भी आगे जाकर के बोला, जिसके ऊपर फिर डीजी बंजारा साहब के ऊपर जितने भी तमाम एनकाउंटर्स के ऊपर लेकर के उंगलियां उठी, और वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला था। आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ एनकाउंटर, लेकिन इस तरफ तो पूरी दाल ही काली नजर। और सुनिए, इशरत जहां की यहाँ पे समर्थन में नहीं बैठे हैं। अगर वो साबित लेकिन हो जाती अप्रत्यक्ष है, रूप से समर्थन ही है नहीं, ना नहीं, अनुज आत्रे आप सुनिए, साहब, अप्रत्यक्ष हम रूप से समर्थन नहीं समर्थन कर है। रहे जब आप बयान देते हैं, आज हेडली आपके ने बयान महासचिव दिया है। बयान देते हैं और उसके बाद आप उसका खंडन नहीं करते, तो निजी राय नहीं, वो ऑफिशियल राय मानी जाती है साहब। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जो उनका बयान आया है, अभी न्यायालय में वो सब जुडिस है, न्यायालय का वर्डिक्ट आना है। अभी आज वो उसके बयान के ऊपर, आज उसके बयान के ऊपर दुबे जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आज न्यायालय ने उसके बयान को ठीक है, मेरे मान पास लिया? वक्त कम है, ए.के. दुबे साहब जवाब अभी उसको जजमेंट आएगी, उसके बाद वो साबित होगा ना। एक बात बताऊं, जजमेंट आएगी, वो जिस केस में जजमेंट आएगी वो एक अलग बात है। जी। यहां पर जो हेडली का बयान रजिस्टर हुआ है, उस बयान के बेसिस पर आज प्राइमा फेसी ये इस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि वो भी लश्कर तैयबा का एक आतंकी है। तो आज ये इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसको ऑलरेडी सजा हो गई है कि नुसरत जहां आतंकवादी थी, और कोर्ट में वो बयान दर्ज हुआ है। उसके बेसिस अफजल पर अब्बास से एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आपसे मैं आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि क्या जेडीयू मानती है कि इशरत जहां आतंकी थी, जिस तरह से हेडली ने यह खुलासा किया है? आप मानते हैं? क्या बोल रहे फिर से, तो आप फिर से कीजिए। अफजल अब्बास साहब, मेरा सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि इशरत जहां आतंकी थी, जैसा कि हेडली ने आज खुलासा किया है? क्या आप इस स्टैंड पर कायम है जो हेडली ने आज खुलासा किया इसको लेकर? इसके आज के बयान के पहले सारे लोग कहते थे कि फेक इनकाउंटर था। आज जब बयान आया है, ये तो सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है बीजेपी अपना फायदा उठाने की कोशिश करना चाहती है। अब चलिए। ये बात सामने आए, आज भी आप ये कह रहे हैं, आज भी आप लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी फायदा उठाना चाह रही है, जबकि हेडली अमेरिका से सीधे सीधे कोर्ट में गवाही दे रहा है, उसके बावजूद आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शुक्रिया अफजल अब्बास साहब आपका, अनुज आत्रे साहब और ए.के. दुबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ आने के लिए। तो इशरत जहां आतंकी थी या बेटी थी, ये सवाल अब इन राजनीतिक पार्टियों के सामने बना हुआ है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।